दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के उन लेजेंड्स में से एक हैं जिन्हें न सिर्फ इंडियंस के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया इनके काम की इज्जत करती है। यहाँ तक कि आज भी पूरे भारत में एक भी ऐसा इंसान ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा जो अब्दुल कलाम जी को पसंद नहीं करता हो। लेकिन आखिर ऐसा प्यार मिलने के पीछे की वजह क्या है? आखिर कैसे आज भी अब्दुल कलाम एक यूथ आइकन के तौर पर युवाओं को इंस्पायर करते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को गुलाम भारत के तमिलनाडु के मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम आइलैंड के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम के पिता जैनुलब्दीन मराकायर एक बोट के ओनर थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम तीर्थ स्थल तक पहुंचाने का काम करते थे, और एक बोट ओनर होने के साथ साथ वो एक इमाम भी थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ आशिम माँ एक होम मेकर थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। वैसे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन 1920 के दशक तक आते आते उनके परिवार का व्यवसाय विफल हो गया, और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। और गरीबी की मार कुछ ऐसी थी कि परिवार की मदद करने, आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे। वे नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा इच्छुक रहते थे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छा खासा समय दिया करते थे। मैथ्स में उनकी मुख्य रुचि थी। कलाम ने श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम, तमिलनाडु से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी और बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और साल 1954 में उन्होंने बीएससी फिजिक्स में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। और 1960 में यहां से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्त किए गए, जहां उन्होंने सबसे पहले एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जिसमें उन्हें भारतीय सेना के लिए एक छोटे एयर कुशन व्हीकल को डिजाइन करना था। और उस वक्त कलाम ने कहा था कि दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेज इन विच आई लर्न लीडरशिप फ्रॉम 3 ग्रेट टीचर्स, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। और स्पेस की फील्ड में विशेष रुचि होने की वजह से साल 1963 के दौरान उन्होंने अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा को भी विजिट किया, जहां उन्होंने वर्जीनिया में लोकेटेड लैंचली रिसर्च सेंटर को विजिट करा। उसके बाद वो विक्रम साराभाई की लीडरशिप के अंदर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंकोस्पार के सदस्य बने, जहां से उन्हें एक स्पेस साइंटिस्ट के रूप में पहचान मिली। और फिर फाइनली साल 1969 में उन्हें इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया, जो उसी साल इंडिया के द्वारा स्पेस एक्सप्लोरेशन में उठाई गई एक अहम पहल थी। तो 15 अगस्त 1969 में फॉर्म होने वाली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अब्दुल कलाम को न सिर्फ नियुक्त किया गया बल्कि उन्हें इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बनाया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था, और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तब उन्हें लगा कि जैसे वो वही काम कर रहे थे जिसमें उनका मन लगता है। उसके बाद 1970 से 1990 के दशक तक उन्होंने PSLV रॉकेट को डेवलप करने के ऊपर काम किया, जिसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसे आज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। PSLV के अलावा इन वर्षों में कलाम ने और भी अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम करा, जिनमें प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट महत्वपूर्ण थे। इन प्रोजेक्ट्स में उनके द्वारा किए गए काम और लीडरशिप ने उन्हें 1980 के दशक में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई, जिसने सरकार को उनके निर्देशन में एक उन्नत मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने के लिए इंस्पायर भी किया। इसका फायदा ये हुआ कि इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर VS अरुणाचलम और अब्दुल कलाम ने साथ मिलकर डिफेंस मिनिस्टर के सुझाव पर एक एक करके नियोजित मिसाइल्स को लेने के बजाय मिसाइल्स के तर्कश के विकास पर काम किया, और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से अलॉट किए गए 3.88 बिलियन रुपीस के उस मिशन का चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल कलाम को ही बनाया गया। और इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने कई मिसाइल्स डेवलप किए, चाहे वो जनवरी 2002 में टेस्ट किया गया अग्नि मिसाइल हो या फिर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी मिसाइल हो। वैसे तो इन प्रोजेक्ट्स को इनके मिसमैनेजमेंट, कॉस्ट और समय की अधिकता के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन फिर भी ये सभी वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसने इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन का बेसिक ढांचा तैयार किया था। अपने इन प्रोजेक्ट्स के अलावा जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर उन्होंने काम किया। इसी बीच अपने देश प्रेम और महत्वपूर्ण योगदानों के लिए साल 1997 में कलाम जी को भारत रत्न से नवाजा गया, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इंडिया में ये वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकल एक्शन ले रहे थे, जो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग वाले लीडर थे। उन्होंने कलाम जी से कहा कि कलाम जी, हम अपना मंत्रिमंडल बना रहे हैं और आपको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए अब्दुल कलाम ने 1 दिन का समय मांगा। और फाइनली सभी चीज़ें डिसाइड करने के बाद
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वाजपेयी जी के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब्दुल कलाम अटल जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि मुझे नई पीढ़ी तैयार करनी है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। नई पीढ़ी तैयार करने के लिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और वो पढ़ाने के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु वापस चले गए और वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगे। पढ़ाने को लेकर उनके अंदर ऐसा पैशन था कि खुद को टीचर के रूप में प्रस्तुत करते हुए 5 सितंबर 2013 को डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करेंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। अगली बार साल 2002 में जब राष्ट्रपति बनने की बारी आई तो फिर से अटल जी ने इनका नाम लिया और इनके कॉलेज में फिर से फ़ोन की घंटी बजने लगी। तब उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कलाम जी के पास गए और बोले कि आपके लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार फ़ोन आ रहा है। कॉल पर बात करने के दौरान अटल जी ने कहा कि देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मना मत करिएगा। हम आपका नाम राष्ट्रपति पद के लिए देना चाहते हैं, आप हाँ कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। और 1 घंटे बाद रिप्लाई के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। इस तरीके से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कलाम साहब सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन जब साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और भारत के नए प्रधानमंत्री का पद मनमोहन सिंह जी ने संभाला। इस तरीके से भले ही सरकार में बदलाव हुआ हो, लेकिन कलाम जी ने अपने लक्ष्य से कोई समझौता नहीं करा। अपने कार्यकाल के दौरान उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं के डेवलपमेंट पर काम करना था और अपने लक्ष्य को लेकर उनकी अपार लोकप्रियता के कारण उन्हें 2003 और 2006 में MTV द्वारा यूथ आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद साल 2007 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम कई यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर बने। उसके बाद साल 2011 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट की शुरुआत करी, जो करप्शन के अगेंस्ट होने वाली एक मूवमेंट थी। और इस तरीके से कभी साइंटिस्ट तो कभी टीचर और कभी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने स्पेस से लेकर एजुकेशन की फील्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया। और ये चीज़ें भी कम पड़ी तो उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, द लुमिनस स्पार्क, इंडिया 2020, यूर बॉर्न टू ब्लॉसम, टर्निंग पॉइंट्स, अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, एडवांटेज इंडिया, टारगेट 3 बिलियन जैसी बुक्स के जरिए युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए इंस्पायर किया। क्योंकि कलाम साहब का मानना था कि हमारे देश के युवाओं की शक्ति हमारे देश की स्थिति को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। 27 जुलाई 2015 को कलाम सर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों को लेक्चर देते समय बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और उनको शिलोंग के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई और 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बाद में 30 जुलाई को तमिलनाडु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम साहब का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देश के सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में तमिलनाडु राज्य सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार बनाया, जो विज्ञान के छात्रों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और क्योंकि APJ अब्दुल कलाम एक यूथ आइकन थे, इसीलिए हर साल 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन को यूथ अवेकनिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न, 1997 में ही इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, 1998 में वीर सावरकर अवार्ड, वर्ष 2000 में सस्त्र रामानुजन प्राइज और 2013 में दिया गया वॉन ब्रॉन अवार्ड। इस सब के अलावा यूनाइटेड नेशंस द्वारा इनके जन्म दिवस को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में घोषित करना भारत के लिए गर्व का विषय था। दोस्तों, तो अब्दुल कलाम के बारे में ऐसी हजारों बातें हैं जो उन्हें स्पेशल बनाती हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अब्दुल कलाम जी के बारे में बहुत आकर्षित करती है वो है उनका देश प्रेम। भारत को लेकर उनकी वो श्रद्धा जो किसी भी मजहब और व्यक्तिगत विचारधारा से बहुत बड़ी है। उन्होंने अपने देश प्रेम से वो एग्जाम्पल सेट करा जो वाकई में इस बात का प्रमाण देता है कि इंडिया इतना डाइवर्स होते हुए भी एक यूनाइटेड देश है। इन्होंने देश और युवाओं के लिए इतना काम किया कि इन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को भी त्याग दिया, जिसके बारे में जिक्र करते हुए कलाम जी कहते हैं कि इफ ही हैड मैरिड he would have never achieved even half of what he has managed। और निसंदेह ही भारत के हर व्यक्ति ने उनके इन योगदानों को अपने तरीके से अप्रिशिएट किया है। अगर आप भी अब्दुल कलाम के देश प्रेम और उनके योगदानों को अप्रिशिएट करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अब्दुल कलाम से इंस्पिरेशन लेकर देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक युवा और भारतीय होने के तौर पर आपको ज़रूर जाननी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है तो इन फैक्ट्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं कलाम साहब के उन अनसुने फैक्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा।
जिसके लिए आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।